डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने सेल बायोलॉजी लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म होता क्या है, ये कौन सी चीज़ है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। तो कोशिका के भीतर, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिका के बाहर में जो होता है वो एक सेल मेम्ब्रेन होता है और कोशिका के सबसे अंदर के हिस्से को अगर देखें तो इस तरीके से एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन से लेके ये न्यूक्लियस तक, बीच में जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ जो भी चीज़ पाई जाती है, कोई भी चीज़ जो पाई जाती है वो सब किसका हिस्सा है? साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है। और यह थिक होता है, थोड़ा सा मोटा होगा, जेल लाइक फ्लूइड होता है जो कि प्लांट कोशिका में भी पाया जाता है और एनिमल कोशिका में भी पाया जाता है। तो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ये मुख्य रूप से तीनों चीज़ों से मिलके बना होता है। मतलब आप सेल मेम्ब्रेन के बाद यहाँ अगर न्यूक्लियस है तो इसके बीच में कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी, जैसे ऑर्गेनेल्स होंगे, अलग अलग ऑर्गेनेल्स होंगे। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, राइबोसोम होगा, इवन न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेल है। तो ये भी कहाँ पे, इसको भी हम लोग किसका हिस्सा मान सकते हैं? अपने साइटोप्लाज्म का। लेकिन समझने की दृष्टि से हम लोग कह देते हैं न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, उसके बीच में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं सब किसका होता है? साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है। और इंक्लूजन बॉडीज़, जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स जो इसमें पाए जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिकल जो एनर्जी रिस्टोर करने के लिए, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन एट्सेट्रा, वो सब किसके हिस्से होते हैं? साइटोप्लाज्म के। और साइटोसोल, यानी अगर हम लोग इसमें से ऑर्गेनेल को हटा दें और जो है वो इंक्लूजन बॉडीज़, जो छोटे छोटे ऐसे ग्रेन्यूल टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को, इनको अगर हटा दें तो जो चीज़ बचती है वो होती है साइटोसोल। जो लिक्विड बच जाता है साइटोसोल, जिसमें बहुत सारे जो है वो केमिकल होंगे, कुछ आयंस होंगे, तो उस सब को हम क्या बोलेंगे? साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेल्स प्लस इंक्लूजन बॉडी। तीनों ही चीज़ें जो होती है वो इसमें आ जाती है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो कोई ऐसा अकेली चीज़ नहीं है, उसमें जो है वो तीन अलग अलग चीज़ें आएंगी। और कोई भी चीज़ जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होगा वो सारा का सारा चीज़ किसका हिस्सा होगा? साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म को जो डिस्कवर्ड हुआ था वो हुआ था ईयर 1835 में। लेकिन किसी एक वैज्ञानिक को, मतलब साइंटिस्ट अगर हम लोग कहें, तो किसी एक साइंटिस्ट को इसका जो है वो श्रेय नहीं दिया जा सकता। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पे कुछ कार्य किए, जिससे कि जो है धीरे धीरे हम लोगों को साइटोप्लाज्म के बारे में ज्ञात हुआ। तो इसलिए किसी एक वैज्ञानिक को इसकी जो है वो डिस्कवरी का श्रेय नहीं दिया जाता, लेकिन संपूर्ण रूप से इसे 1835 तक खोज लिया गया था। तो अब हम लोगों ने देखा कि साइटोप्लाज्म तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, साइटोसोल, और फिर ऑर्गेनेल, फिर इंक्लूजन बॉडी। तो उसमें से पहली चीज़ है साइटोसोल। तो साइटोसोल के बारे में हम लोग को पता है कि साइटोप्लाज्म में अगर ऑर्गेनेल और इंक्लूजन बॉडीज़ को हटा दें तो कौन सी चीज़ बचेगी? अपनी साइटोसोल। ये जो साइटोसोल होती है, जो लिक्विड जिसमें बहुत सारे जो है वो केमिकल, आयन और ये सब होंगे, ये लगभग कोशिका का 70% हिस्सा इसी से बना होता है। तो सबको पता है कि ये अगर कोशिका है, इवन जो पानी भी हम लोग कहते हैं कि कोशिका का अधिकांश भाग क्या है? पानी। तो वो पानी किसका हिस्सा है? साइटोसोल का। इसी का नाम जो है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस और सारे ऑर्गेनेल्स को, और जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल के फॉर्म में जो होते हैं वो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको अगर हटा दें तो जो चीज़ बनती है उसको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोसोल कहते हैं। तो इस तरीके से लिक्विड के फॉर्म में साइटोसोल होगा और ये 70% हिस्सा बना रहा है। ये जो है वो जिलेटिनस सब्सटेंस है, ठीक है। और जो है साइटोस्केलेटन होगा, मतलब जो भी फिलामेंट वगैरह होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे, सॉल्ट होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो पानी होगा। पानी जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो होता है वो कोशिका में मौजूद होगा। एक अध्ययन के हिसाब से कुल मिला के 92 जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें से 46 एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिका या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में पाए जाते हैं।
इन 46 में से भी हम लोग 24 को जो होता है वो इसेंशियल कंसीडर करते हैं और 6 को तो बहुत ही क्रूशियल मानते हैं, क्योंकि 6 हमारे जो मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कोशिका को चलाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, इन सब को बनाने में ये 6 काम में आते हैं। इसके अलावा जो होते हैं और भी 6 हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके के जो मॉलिक्यूल हैं, मैग्नीज, जो कि जो अलग अलग क्वांटिटी में सेल को अलग अलग कामों के लिए जो होता है वो बहुत आवश्यक होते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेस एलिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ट्रेस एलिमेंट्स कोशिका को बहुत सारे एंजाइम्स को अलग अलग कामों में मदद करते हैं। उनके जो होता है वो को फैक्टर्स या को एंजाइम्स के रूप में जो होता है वो काम आते हैं। तो इस तरीके से ट्रेस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना है कि 24 जो होता है वो बहुत इसेंशियल टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी और कोशिका के सामान्य मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी 6 तो जो है वो कोशिका के कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही बनाने का काम कर रही है। साइटोसोल में जो आयंस या केमिकल्स जो मौजूद होते हैं वो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर या पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर और पीएच दोनों को जो होता है वो बैलेंस करने का काम करती है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर किस लिए? पानी कितना जो है सेल के अंदर रहे, और अगर पानी जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा मात्रा में हो गया तो सेल से बाहर भी तो निकालना है, और पानी की कमी हो गई तो सेल के अंदर लाना है। तो वो किस पे डिपेंड करता है? आयन कंसंट्रेशन को जो होता है वो चेंज करके कोशिका इस चीज़ को अचीव कर लेती है। उससे जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा तो क्या हो जाएगा? वाटर अंदर आ जाएगा, और अगर लो होगा तो वाटर क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान रखना है कि पानी के अंदर आना और पानी का बाहर जाना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? आयन के कंसंट्रेशन पे। सिमिलरली पीएच जो होता है वो कि कोशिका के अंदर जो साइटोसोल है उसका पीएच क्या होगा, ये भी किस पे डिपेंड करता है? आयन के कंसंट्रेशन पे। और ये जो आयन का कंसंट्रेशन जिस पे पीएच डिपेंड कर रहा है, तो क्योंकि पीएच डिपेंड कर रहा है उस पर, तो इसका मतलब जो भी एंजाइम होता है इसके लिए एक ऑप्टिमम जो होता है वो पीएच होगा, और इसी ऑप्टिमम पीएच में एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अब समझिए कि ओवरऑल जो आयन का कंसंट्रेशन है वो पीएच को मेंटेन कर रहा है, और इसीलिए जो होता है वो एंजाइम की एक्टिविटी को भी जो मेंटेन कर पा रहा है। अब किस कोशिका में कौन से प्रकार के आयन कितनी मात्रा में होंगे, ये उस कोशिका के प्रकार पर निर्भर करता है। अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार के आयन हो सकते हैं। जैसे हमारे मसल सेल में कैल्शियम को जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी, न्यूरॉन जो होती है उसमें सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो है वो ज़्यादा मात्रा में होंगी। तो जिस प्रकार की कोशिका होगी उसके हिसाब से उसमें जो होता है आयन अलग प्रकार का पाया जा सकता है। ठीक है, अब जो साइटोसोल में जो भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं उसको ब्रॉडली दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और दूसरे जो होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो लगभग 30% जो होता है वो अपने ऑर्गेनिक होते हैं, और बाकी के सारी चीज़ें जो होती हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर होती है। मतलब 70% में सिर्फ इनऑर्गेनिक नहीं है, H2O भी जो होता है इसमें इंक्लूड करके हम लोगों को रखना है। तो जब मैं ऑर्गेनिक कह रहा हूँ तो कार्बोहाइड्रेट भी उसी में आ गया, प्रोटीन भी आ गया, लिपिड में आ गया। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सारी चीज़ें, कुछ मेटल्स आ जाएंगी, नॉन मेटल आ जाएंगे, कुछ वाटर तो आ ही गया, सॉल्ट आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट आएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी प्रकार के हैं वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? नॉन ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक बोलने से अच्छा है कि हम लोग नॉन ऑर्गेनिक बोलें, क्योंकि वाटर और ये सारी चीज़ें भी इसमें हम लोग इंक्लूड कर पा रहे हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा कि सेल जो है वो कैसा है? लिक्विड टाइप का है। लेकिन ये लिक्विड ऐसा नहीं कि हमेशा लिक्विड रहेगा, ये फेज या टेम्परेचर, प्रेशर के हिसाब से अपनी जो कंडीशन है, मतलब लिक्विड होगा, जेल फॉर्म में होगा, या थोड़ा सा सॉलिड टाइप का होगा, उस तरीके से अपना फेज जो है वो बदलते रहता है। तो साइटोसोल में फेज रिवर्सल का गुण पाया जाता है कि कभी कभी थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा, कभी जो है वो थोड़ा सॉलिड टाइप का जो है वो ज़्यादा अच्छे से, तो जेल या सॉल इस फॉर्म में जो है वो थोड़ा सा क्या करते रहता है? अपने आप को ढालता रहता है। मतलब डिपेंडिंग ऑन कि कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर हुआ, उसके हिसाब से। और इसमें जो होता है वो कोलॉइडल नेचर। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि ये लिक्विड है और इसमें बहुत सारे जो होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है तैर रहे हैं, तो एक तरीके से ये क्या हो गया? कोलॉइडल प्रकृति का हो गया। तो अगर कोलॉइडल है तो कोलॉइडल मॉलिक्यूल जितनी भी जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे वो टिंडल इफेक्ट दिखा सकते हैं, जैसे लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टी, लाइट को अगर डालें तो लाइट को इधर उधर स्कैटर कर देंगे। ब्राउनियन मोशन, मतलब ये जो मॉलिक्यूल हैं एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे, इधर उधर किसी भी दिशा में इस प्रकार से सेल के अंदर क्या करते रहेंगे? गति करते रहेंगे। ठीक है, और
ये बहुत सारी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मूवमेंट हो गया, मेटाबॉलिक हो गया, ग्रोथ हो गया और रिप्रोडक्शन, ये सारी की सारी कहाँ पे हो पा रही है? अपने साइटोसोल के कारण हो पा रही है। एक मूवमेंट और है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोसिस। तो आप कई बार सुनते होंगे कि अमीबा या कोई दूसरे जो होते हैं वो इधर से कुछ निकालते हैं और मतलब ऐसा करके एक जो होता है वो उभार जैसा कुछ निकालते हैं और ऐसे करके चल पाते हैं। तो वो ऐसा क्यों पाता है? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म जो है वो ऐसा करके पूरा इस तरीके से उभार बनाने का काम करता है। तो जैसा साइटोप्लाज्म घूम के जिधर जो है वो उभार बना देगा, उधर वो चलना चालू कर देंगे। तो साइक्लोसिस, एक तो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट और उसके हिसाब से जो है उस कोशिका का मूवमेंट, उसको भी नियंत्रित कौन करता है? ये साइटोसोल जो है वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है अपना ऑर्गेनेल, और हम लोग ऑर्गेनेल को तो बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अलग अलग ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो अभी तो फिलहाल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी, एपेरेटस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म, लाइसोसोम, न्यूक्लियस भी ऑर्गेनेल में लेंगे क्योंकि वो भी साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। तो अब हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी किसके पार्ट हो गए? साइटोप्लाज्म के पार्ट हो गए। पर सुविधा की दृष्टि से कह देते हैं न्यूक्लियस से लेके जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या हो गई? साइटोप्लाज्म का हिस्सा हो गई। और तीसरी चीज़ जो थी वो थी अपनी इंक्लूजन बॉडी। इसके अलावा जो भी आप ऑर्गेनेल जानते हैं वो सारा का सारा जो है वो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल का हिस्सा हो गया। तीसरी चीज़ हो गई इंक्लूजन बॉडी। तो क्या होता है, कई बार एनर्जी को स्टोर करने के लिए कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल या छोटे छोटे बॉल के शेप में, इस तरीके से ग्रेन्यूल के शेप में जो है वो कोशिकाएँ हैं उसको रख लेती हैं, किसमें? साइटोप्लाज्म में। तो जैसे ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया, इनके फॉर्म में रख लेंगे, ग्रेन्यूल के फॉर्म में। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडीज़। ये जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं और सस्पेंडेड रहते हैं, इसीलिए इस तरीके से जो है वो क्लियरली जो है वो आप देखेंगे तो धब्बा धब्बा टाइप का दिखाई देता है। इन इंक्लूजन बॉडीज़ में कुछ मिनरल के क्रिस्टल्स भी होते हैं और कुछ लिपिड ड्रॉपलेट भी होते हैं, जैसे फैटी एसिड हो गया, स्टेरॉइड वगैरह। तो ये हो गए हमारे इंक्लूजन बॉडीज़। तो साइटोप्लाज्म तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ था। एक था अपना साइटोसोल जो मुख्य रूप से जो है वो फ्लूइड नेचर का था, उसके अलावा ऑर्गेनेल्स, और तीसरे हो गए अपने इंक्लूजन बॉडीज़। अब इसका काम क्या है भाई? जो हम लोग साइटोप्लाज्म में पढ़ रहे हैं वो काम क्या है? तो जितना भी सेल का एक्सपेंशन हो रहा है और जो ग्रोथ हो रहा है वो सारा सारा किसका ग्रोथ है? एक्चुअल में साइटोप्लाज्म का ग्रोथ है। मतलब ऐसा नहीं, ये जो है किसका? साइटोप्लाज्म जैसे जैसे ग्रो हो रहा है उसके हिसाब से सेल का ग्रोथ हो रहा है। ये जो है क्या कर रहा है? एक तरीके का मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि ऑर्गेनेल उसमें रह सकें, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से रह पाएंगे उस तरीके से। और साइटोस्केलेटन नहीं भी हों, जैसे जिन छोटे जो होते हैं प्रोटोजोन्स वगैरह, अगर उसमें या बिल्कुल इस तरीके की कोशिकाएं जिसमें कोई साइटोस्केलेटन ना हो, तो उसको शेप कौन प्रोवाइड कर पा रहा है? जैसे बैक्टीरिया में शेप कौन प्रोवाइड कर पाता है? सेल वॉल। उसी तरीके से उस तरीके का सेल वॉल तो एनिमल की कोशिकाओं में नहीं है, तो शेप एक तरीके से कौन प्रोवाइड कर रहा है? अपना ये जो हम लोगों ने ये साइटोसोल या साइटोप्लाज्म है वही जो है वो क्या प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं? शेप। ये जो है मूवमेंट में भी जो है वो हेल्प कर रहा है, ठीक है, किसकी? विभिन्न मिनरल्स की, ठीक है, इधर से उधर जो होता है वो मूवमेंट्स में हेल्प कर रहा है। और जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है वो कहाँ संपन्न होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन आप जानते हैं वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे संपन्न होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये सारे क्या हो गए? साइटोप्लाज्म के कार्य। तो इसी के साथ थैंक यू। और साइटोप्लाज्म ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगले लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनेल्स, किसी एक ऑर्गेनेल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।